नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, जो आपको प्राचीन न्यू पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक ही वीडियो में आप लोग को प्राचीन भारत समाप्त कर दूंगा, ठीक है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत एक ही वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, एक ही वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा जो प्राचीन भारत इतिहास, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा, प्राचीन इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है, ठीक है। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? कबीले का नाम था भरत, ठीक है। कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु कहते थे। प्राचीन ईरानी क्या कहते थे? इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, ठीक है, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, ठीक। आगे देखिए, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे पश्चिम में क्या फैल गया? यही नाम फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी का नाम से जाने लगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, जाने लगा। यूनानी इसे इंद कहे लगे। यूनानी क्या कहे लगे? इंद कहे लगे, ठीक है। और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। किससे बना है फारसी शब्द? तो हिंदू से बना है, ठीक है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? अंग्रेज लोग इंडिया कहने लगे, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य का जो पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। देखिएगा, उत्तर में इंडो यूरोप परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है, ठीक है। यहाँ पे नोट देखिएगा, नोट देखिए। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो, मेडिटेरेनियम, काकेशायड, निग्रोड और मंगोलाइड, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राचीन भारत। कौन कौन 3 सब भाग में बांटा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा नोट। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय कौन किया था? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोक पूछ देगा कि सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय कौन किया था? तो जर्मन इतिहासकार जो क्रिस्टोक सेलियर्स जो किया था 1638 से 1707 एडी को, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक, कौन कौन स्रोत हैं? तो देखिएगा, प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 है। स्रोतों से प्राप्त है कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य, ठीक। तो आगे देखिएगा, धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। दोस्तों, मैं इसको जो इस तरह किया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, ठीक है, जिसे
संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्रौपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो वेद व्यास, कृष्ण द्रौपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। ठीक है। भारतीय परंपराओं में परंपरा वेद को नित्य तथा अपरिहार्य से मानती है। ठीक है। आगे देखिएगा, वेद कितने होते हैं? पूछता है कि वेद कितने होते हैं? तो वेद आपको 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूछ देगा वेद को इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है। क्लियर। आगे देखिएगा, ऋग्वेद देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। ठीक है। वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 1462 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं? 1462 ऋचाएँ हैं। इन वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत कहते हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए। ठीक है। क्या कहते हैं? होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, प्राणी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। इस वेद से। आगे देखिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आगे देखिएगा, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित और पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, नोट, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों तथा कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। तो आगे देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अर्धन्य शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। देखिएगा, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कलिप पर आधारित ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बोला जाता था। ठीक है। यानी उल्टा होता था ईसा पूर्व। ठीक है। जैसे मान लीजिए 2023 है तो इस तरह घटते जाता था, 2022, 21 इस तरह। ठीक है। तो BC बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता था। ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ था। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन। ठीक है। पूछ देगा कब से सन स्टार्ट हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म के तिथि के आधार पर तिथि से आरंभ हुआ। ठीक है। सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में लिखा जाता है ई को लैटिन भाषा जो शब्द है AD में लिखा जाता है। ठीक है। आगे देखिएगा, AD एनो डोमिनी जिसका शब्द है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेम्स क्रिस्ट। ठीक है। आगे देखिएगा, विसेंट आर्थिक स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहासकार अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया
1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीति एकता का अनुभव नहीं हुआ। उल्लेख लिखा है। वस्तु भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा, वामा अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद से है, ठीक है। किससे है? तो ऋग्वेद से है वामा का। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। पूछ देगा कितने किया है ऋग्वेद में? इंद्र के लिए तो 250, ठीक है, 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मैं घेरा लगाया हूँ, ठीक है। इस तरह आप देखिएगा यहाँ पे नोट, जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, ऋग्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। पूछ देगा कि गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? तो दोस्तों आपको यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद के मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाओं मंत्र का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्यात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्ति हैं, ठीक है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारत का संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अर्थवेद। अर्थवा ऋषि द्वारा ऋग्वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम अवस्थों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि के अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य विचार अंधविश्वास का विवरण मिलता है, ठीक है। पृथ्वी सूचक अर्थवेद का प्रतिनिधि सूची माना जाता है, ठीक है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रेम गीतों, राजभक्ति, राज का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्य आदि का विवरण दिया गया है, ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में, ठीक है, कुरुओं का राजा किसे का? अथर्ववेद में, ठीक है। कुछ कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, ठीक है, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल आपको वजह शाकल शाखा जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है। कितने शाखा में? 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यनिदन का काण्व्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाज्य स्नेह सहित की शाखाएं हैं।
ठीक है। आगे देखिए कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाओं काठक्य, कड़िक्षल, मंत्रियाणी और तैत्तिरीय, कथुम, रामायणी एवं जैमिनी या तलवकार समवेद की शाखाएँ हैं। ठीक है। अथर्ववेद की शाखाएँ सैनक और पैम्पलाद है। ठीक है। आगे देखते हैं। नोट देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद क्या हो जाएगा आपको, तो बाद वाला वेद अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, ब्राह्मण, आर्कर्य तथा उपनिषद। ठीक है। आगे देखते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्कण्य को तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी सारणी में दिया गया है। ठीक है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, इतरे में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे पहले दोस्तों देख लीजिए वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। ऋग्वेद हो जाएगा इतरेय और कैतिकती। ठीक है। यजुर्वेद हो जाएगा आपको तैत्तिरीय व शतपथ। ठीक है। सामवेद हो जाएगा पंचविश, आपको अथर्ववेद हो जाएगा गोपथ। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, शतपथ में गंधार, शल्क, कैकय, गुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। किसमें, मूलभूत की श्रेणी में। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई इस स्थिति मैत्रेय साहित्य से प्राप्त होती है। ठीक है। जिसमें जुआ और शराब की भारतीय स्त्री पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। आगे देखिएगा, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र, वेदांग की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। इस शिक्षा जो शुद्ध उच्चारण, शाक्य, कल्य, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युक्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है। वैदिक साहित्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रण किया गया है। ठीक है। श्रित, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विद्वानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें का ज्ञान करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्ध, आपातस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की
वंशावली पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुराण संबंधित। ठीक है, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण अंध्य सातवाहन। ठीक है, वायु पुराण हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, नोट देखते पुराणों में मत्स्य सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है पुराण? मत्स्य पुराण हो जाएगा। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध जैन एवं साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, जातक में जिसे हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभ इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया था। कौन किया था? कल्हड़ के द्वारा किया गया। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक हो जाएगा राजतरणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नोट देखते हैं। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ तो आपको कात्यायन की गांगी सहित एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, इसके भाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। दूसरा देखिए हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को ठीक है पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक में हेरोटिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुस्तुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, सिकंदर देखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों को नियाक अनेक सीक्रेट तथा अरिस्टोबुलस के विवरण में अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। ठीक है, मेगास देखिएगा, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। ठीक, देखिएगा डायमेकस यह सीरियन के नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते
डायोनेसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेक्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेयन। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ठीक है, इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, देखते हैं चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है, यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, संयोगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म प्राप्ति एकत्रित की। ठीक है, कितने में? 3 वर्ष में। तो आगे देखिएगा, हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, नोट देखिए, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, फिर देखिए, इंथिंग्स यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अरबी लेखक अलबरूनी यह महमूद गजनी के भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहरीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों में खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून का माप, तंत्र विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा, आदि विषयों के अनुसार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत क्लीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था।
इसने कंगयूर तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, आगे देखिए मार्को, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुरातत्व संबंधित छात्र से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्वशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ द इंडियन एथोलॉजी सर एक्लेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, 1400 ईस्वी में के अभिलेख में बोगार कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है, आगे देखिएगा सर्वप्रथम दूबीज का राज जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। ठीक है, आगे देखते हैं अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयुक्त हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए सर्वप्रथम भारत पर होने वाले भ्रूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक, आगे देखते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक, आगे देखते हैं सातवां राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिएगा कश्मीर नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा, आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य का पाषाण कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्के का पर लेख लिखने का कार्य यौन शासक ने किया था। ठीक है, कौन क्या था, यौन शासक किया था। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख शासक। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख स्थिति है जो कालिंग राज खारवेल। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन। ठीक है, नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतम बल सीट। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा एहोर अभिलेख जो हो जाएगा पुलकेशिन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यह सोवर्मन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ग्वालियर अभिलेख जो प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, नोट देखिएगा अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं देखिएगा दोस्तों समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, आगे देखिए अरिक मेंडू पंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले भारत से संबंध बर्मा सुर भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कंबोज और जावा यह द्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, आगे देखिएगा पंचायत शब्द मंदिर रचना व शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, पंचायत मंदिर का उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोड़ेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों
दोस्तों देखिएगा जो चैप्टर नंबर 2 है जो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो देखिएगा इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास जो प्री हिस्टोरी, ठीक है, फोटो हिस्टोरी या इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है, ठीक है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्घटित नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा संस्कृत वर्तन, ठीक है। मालवा हो जाएगा काला तथा लाल, बुर्ज होम हो जाएगा घूसर, जोखे हो जाएगा लाल, ठीक है। नवपाषाण हो जाएगा चमकीला धूसर, पूर्वी पाषाण हो जाएगा भूरा लाल, ठीक है। आगे देखिएगा आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, ठीक है। आगे देखिएगा मानव के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप उपलब्ध हो, ठीक है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। कितना? 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। पूर्व पाषाण युग, यह पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, ठीक है। पूरा पाषाण जो है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, ठीक। आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और जो पहिया का हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। पूछ देगा आग का आविष्कार पूरा पाषाण, पहिए का नवपाषाण, ठीक है। आगे देखिएगा याद करने का भी ट्रिक है दोस्तों। जब आदि मानव ने आग का निर्माण किया था तो पूरा जंगल को जला दिया था, तो इसीलिए मान लीजिए कि आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण, यानी पूरा जंगल जल गया था उस समय, ठीक है। तो पूरा पाषाण हो जाएगा आग का निर्माण, अब पहिए का आपका नवपाषाण में, ठीक है। तो आगे देखिएगा मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसको बनाया? कुत्ता को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं घेरा लगाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर का पालतू बनाया था? तो कुत्ता को, ठीक है। आगे देखिएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम क्या किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसने द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। कुल्हाड़ी जो काटा जाता है पेड़ को, ठीक है। प्राप्ति स्तर अतिरिक्त कंपन था, ठीक है। देखिएगा कृषि का आविष्कार नवपाषाण में हुआ था। कृषि का पूछ देगा किस पाषाण में? तो नवपाषाण में, ठीक है। आग का पूरा पाषाण में, ठीक है। आगे देखिए पहिया का पूरा पाषाण में, ठीक है। तो अब देखिएगा पूरा पहिए का नवपाषाण हो जाएगा, पूरा पाषाण में आग हो जाएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, ठीक है। पहली फसल एवं जौ थी, ठीक है। पहली फसल जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, ठीक है। मानव द्वारा जो आगे देखिएगा कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लोहिलवा का सबसे संबंध चावल से प्रचलित साक्ष्य से है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टैटिक पत्थर के बने थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, ठीक है। आगे देखिए भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, ठीक है। C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण पोषकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले, ठीक है। भारत में मानव अस्थिपंज मध्य पाषाण में सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा भारत में नवपाषाणी सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व के 4000 के लगभग हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में, ठीक है। असम का श्वेतम्बू गिबन भारत में
पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। ठीक है, आगे देखिएगा। इनाम गांव ताप प्रसाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जावे संस्कृति से है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में शिवालय की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ठीक है, भीमबेटका गुफा पूरा पौराणिक आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ठीक है, ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, देखिएगा। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नर्मदा नदी से। नोट यहाँ पे देखिए, भारत नागरिक सेवा के अधिकार रिले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता देखिएगा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। क्या है इसका आकार? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, नोट देखिएगा। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिन पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंद नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर और दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र सिंधु सभ्यता या दैव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दैव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वा, रिवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पे? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के
हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। कौन थे? सूरज भान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोथल एवं सुतकोदजा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, आगे देखिएगा। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसमें मध्य स्थित में स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है। कितना पूछ देगा लंबा? तो 11.88 मीटर लंबा है। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं सिंगी पशु का अंकलन मिलता है। ठीक है, यहाँ प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रोह में मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, कहाँ से लिखी जाए? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है तो उसे पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी ओर बाईं से दाईं लिखी जाती है। ठीक, क्लियर? आगे देखते हैं। नोट देखिएगा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ठीक है, घरों के दरवाजे खिड़की सड़कों की ओर न खुलकर किस ओर खुलता था? पिछवाड़े की ओर। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। की ओर खुलते थे? केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, लोथल नगर के। ठीक है, आगे देखिएगा। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ थी। ठीक है, आगे देखिए। सौधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, सौधवासी जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे उस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सौधकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक, आगे देखिएगा। सौध सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली भैंसा गाड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। पिंगटन ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। सिंधु फसल के विदेशी व्यापार। ठीक है, आपका हो जाएगा प्रदेश अतिथि वस्तु। ठीक है, तांबा हो जाएगा आपको खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। ठीक है, चांदी हो जाएगा अफगानिस्तान ईरान, सोना हो जाएगा कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन हो जाएगा अफगानिस्तान ईरान और गोमेद हो जाएगा सौराष्ट्र। ठीक है, लाज वर्थ हो जाएगा मेसोपोटामिया, सीसा हो जाएगा ईरान। ठीक है, आगे देखते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है,
चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्त्री मूर्ति मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्य सत्तात्मक था। ठीक है, आगे देखिएगा। सौधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए सौधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, पूछ देगा सिंधु के घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ से। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ से। यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। देखिएगा। पर्दा प्रथम वेश्यावृत्ति सदैव सभ्यता में प्रचलित शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा शवों को दफनाए जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की। हड़प्पा में पूछ देगा क्या? हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में दोस्तों आपको जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों। लोथल एवं कालीबंगन युग में समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, सौधव सभ्यता विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो जितना मैं इसको जो घेरा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा। सौधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी और हो जाएगा उनकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो देखिएगा। हड़प्पा जो रावी नदी पाकिस्तान में प्रांत साहिवाल जिला आपको दयामाद सहानी जो 1921, माधो स्वरूप रूस 1926, व्हील हो जाएगा 1946। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी है जो पाकिस्तान के सिख प्रांत में कारवाल जिला, राखा दयाल दास बनर्जी 1922 में, मायके 1927, व्हील 1930 हो जाएगा। ठीक है, चुंदड़ो आपको हो जाएगा सिंधु जो सिंध प्राप्त पाकिस्तान के नवाब शाह जिला, मायके जो 1925, एनजी मर्जू मदार 1931 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कालीबंगन हो जाएगा। कालीबंगन आपको घग्गर हो जाएगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो आपको हो जाएगा यहाँ पे अहमदनगर घोष। ठीक है, 1951 जो हो जाएगा बी लाल एवं बी के थापर जो 1961। ठीक है, आगे देखते हैं। कोटदी जो सिंधु हो जाएगा सिंध प्रताप प्रांत का खैरपुर स्थान जो आपको फजल अहमद जो 1953 हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर हो जाएगा। रंगपुर आपको हो जाएगा मादर जो गुजरात का काठियावाड़ जिला। ठीक है, आपको हो जाएगा रंगनाथ राव 1953-54 हो जाएगा। ठीक है, रोपड़ आपको हो जाएगा सतलज हो जाएगा पंजाब का रोपड़ जिला। ठीक है, आपको यज्ञ दस शर्मा हो जाएगा 1953-56 हो जाएगा। लोथल आपको भोगवा हो जाएगा गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, रंगनाथ राव 1954 हो जाएगा। आलमगीरपुर जो हो जाएगा हिंडन जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो आपको हो जाएगा। यज्ञ दशक शर्मा जो 1958 हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिएगा सुतकंडेडोर हो जाएगा दशक जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे अरेल स्टाइल जो 1927 हो जाएगा। ठीक है, आपको बनाली हो जाएगा रंगोई जो हरियाणा का हिस्सा जिला है। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट जो 1974 हो जाएगा। धौलावीर आपको लूनी हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिला में। कदीर दिरीपट्टी का जेपी जोशी जो 1967, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91। ठीक है, आगे देखते हैं।
सोतकाह, ठीक है। सादी कौर द बलूचिस्तान, जो जार डेल्ट हो जाएगा 1962, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा देखिए उत्तर वैदिक जो 1000 से 600 पूर्व की में किया गया, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नोट देखते हैं, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा किसको समूह करता है? तो आपको समूह को इंगित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा है, ठीक है। बांटा था कुल ग्राम 20 जन। राष्ट्र ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीण, ठीक है। ये जिला आपको 20 प्रधान 20 पति थे, ठीक है। एवं जन के शासक राजन कहलाते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, राज्य अधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एक विश्वामित्र का उदार पुरोहित थे, ठीक है। आगे देखते हैं, सूत रथकार व कंबदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, ठीक है। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, दिशा उत्तर वैदिक राजा, ठीक है। पूर्व हो जाएगा प्राची, हो जाएगा सम्राट। पश्चिम हो जाएगा प्राचित, और सौराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उद्देश्य, और विराट हो जाएगा, मध्य हो जाएगा राजा, ठीक है। दक्षिण भोज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले को गुप्तचर होते थे, ठीक है। आगे देखें, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति जो क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है। उग्र हो जाए, अपराधियों को पकड़ने वाले को कहा जाता था उग्र। तो आगे देखते हैं, नोट देखिएगा, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी उल्लेख नहीं है, ठीक है। सभा की समिति राजा को सलाह देने वाली सभ्यता थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्यता लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्ययन को ईशान कहा जाता था, ठीक है। स्त्री सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, युद्ध में कबीले का नित्य राजा करता था, ठीक है। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, ठीक है। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या 108 हो जाएगा। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। वेद का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त था, ठीक है। थे वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैर से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, ठीक है, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कुलप। आगे देखिएगा, स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, ठीक है, इस काल में, ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपात, मुद्रा, घोषा, सिक्ता
आपा, आपका एवं विश्वास जैसी विद्युतीय स्थिति का वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। ठीक है, दर्शन और प्रवर्तक, दर्शन प्रवर्तक। ठीक है, चावाक्य हो जाएगा चावाक्य, योग हो जाएगा पतंजलि, साख्य हो जाएगा कपिल, न्याय हो जाएगा गौतम, पूर्व मीमांस हो जाएगा जैमिनी और उत्तर मीमांस हो जाएगा बादरायण। ठीक है, वैश्विक हो जाएगा कणादेव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गामी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाह की चुनौती दी थी। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। ठीक है, जीवन भर जो औरत महिला जो विवाहित नहीं करती है विवाह, तो उसको क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। ठीक है, अब जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाले को अध्यापक कहलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन? तो वास हो जाएगा आदिवास और उष्णीय, और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, नीवी। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ा दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, आगे देखिएगा। मार्सिक कषण को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, गाय को अंधेना न माने जाने युग पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड का अथवा देश से निकाल जाने की व्यवस्था है। ठीक है, गाय को मारे जाने पर। तो देखिएगा, ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, प्राचीन एवं आधुनिक नाम। ठीक है, कुंभा हो जाएगा कुंभा कुर्रम, कुंभा हो जाएगा काबुल, विस्तृता हो जाएगा झेलम, अस्तिकनी हो जाएगा चिनाब, परुष्णी रावी हो जाएगा ससुद्री हो जाएगा सतलज, विपाशा हो जाएगा ब्यास, सदा नीरा हो जाएगा गंडक, वृद्ध घग्गर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है, तांबे को लोहिया अयस्क कहा जाता था। ठीक है, नोट देखिएगा, भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विपाशा हो जाएगा संतरा, गंडक हो जाएगा दृश्य, घग्गर हो जाएगा गोमती, गोमत आपको सुवस्तु हो जाएगा स्वावत। ठीक है, देखिएगा, व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, इसको बता दिए हैं। भारतीय लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में से प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्राणी कहा जाता है। ठीक है, लेन देन वस्तु को विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, ऋण देकर ब्याज देने वाले को विकनाट सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमि निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों को में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ठीक है, हुआ है। इसमें से सिंधु नदी का उल्लेख जो सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी का। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ठीक है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देवता देखे सम्मान। ठीक है, इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है इंद्र को। ठीक है, अग्नि का देवता मनुष्य के बीच मध्यंतर, वरुण का देवता आपको पृथ्वी एवं सूर्य निर्माता, समुद्र का देवता विश्व के विनाशक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता। ठीक है, वरुण हो जाएगा। ठीक है, धौ हो जाएगा आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम हो जाएगा वनस्पति का देवता, उषा हो जाएगा आपको प्रगति का उत्थान देवता। ठीक है,
और शिवन हो जाएगा विपत्तियों को हारने वाला देवता, पूषण हो जाएगा पशुओं का देवता, विष्णु हो जाएगा विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। ठीक है। मरुत हो जाएगा आंधी तूफान का देवता। ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। ठीक है। वह हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निष्कर्ष और शतमान मुद्रा की इकाई थी। ठीक है। सिक्के के चलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। शाक्य दर्शन भारत के सभी शाक्यों में सबसे प्राचीन इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनके प्रकृति पहला तत्व सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। ठीक है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। श्राद्ध की प्रथा पहल दंत्रस्य ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल से हुआ है। ठीक है। आगे देखिएगा, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे देखिएगा, माँ कश्यप राजधानी क्षेत्र जो आधुनिक स्थान हो जाएगा। ठीक। महाजनपदों का उदय। ठीक है। अंक चंपा हो जाएगा इसकी राजधानी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भागलपुर मुंगेर बिहार जो हो जाएगा। ठीक है। मगध हो जाएगा गिरिब्रज राजगिरी जो पटना गया बिहार। काशी वाराणसी हो जाएगा वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। ठीक। वत्स हो जाएगा कौशाम्बी जो इलाहाबाद के आसपास है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। बर्ची हो जाएगा वैशाली विदेश जो वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के पास है। ठीक है। आसपास क्षेत्र। कौशल हो जाएगा आपको श्रावती जो फैजाबाद गौड़ा बहरान उत्तर प्रदेश। ठीक है। अवंती हो जाएगा उज्जैन जो महेशमती जो मालवा का मध्य प्रदेश हो जाएगा। मल्ल हो जाएगा कुशावती जो देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। पंचाल आही क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। चेदी हो जाएगा आपको शक्तिमती जो बुंदेलखंड। ठीक है। एवं हरियाणा के क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, मत्स्य जो हो जाएगा विराटनगर जयपुर आलम भरतपुर राजस्थान के आसपास क्षेत्र। कम्बोज हो जाएगा हाटक जो राजजोशी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन हो जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अश्वक पोटली हो जाएगा पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र द भारत एक मात्र जनपद। ठीक है। गंधार हो जाएगा तक्षशिला जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तो जो थे पार्श्वनाथ थे जो काशी के इच्छाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। कितने वर्ष में? 30 वर्ष के। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना। ठीक है। चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ।
ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, एवं पुत्री का नाम अंजना था, ठीक है, प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था, ठीक है। आगे देखते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्युम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अयत पूज्य और निग्रस्त बंधन कहलाए, ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक है, अर्ध मार्गदर्शी भाषा में दिया, ठीक है। महावीर का अनुयायी का मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमील बने, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन का पुत्र चंपा थी, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने में? 11। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। आगे देखते हैं। स्वामी महावीर का भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी, ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम, ठीक है। प्रतीक चिन्ह जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम सांड हो जाएगा, ठीक है। अजितनाथ जो द्वितीय हाथी हो जाएगा, ठीक है। स्तंभ द्वितीय हो जाएगा घोड़ा। संपार्थ सप्तम हो जाएगा स्वास्तिक, ठीक है। शांति 16वां हो जाएगा हिरण, ठीक है। सारनाथ हो जाएगा अष्टमीन हो जाएगा, ठीक है। नाभि हो जाएगा 21वें जो नील कमल हो जाएगा। अरिष्टनेमी हो जाएगा 22वें शंख, ठीक है। पाष्ट 23वें हो जाएगा सर्प। महावीर के 24वें सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 जैन तीर्थकर और ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने सीत सहित कर्नाटक चले गए, किंतु यह अनुयायी स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, ठीक है। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया, ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, ठीक है, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न वस्त्र धारण करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन संगति प्रथम 300 ईसा पूर्व, ठीक है। पाटलिपुत्र हो जाएगा आपको, स्थलभद्र हो जाएगा। द्वितीय हो जाएगा 512 जो बल्लवी गुजरात श्रवण हो जाएगा, ठीक। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। एक सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, ठीक है। जैसे अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म के 4 वरोह हैं, ठीक है। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ठीक है। सिद्धांत के इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, ठीक है। जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। जैन धर्म का आत्मा की मान्यता है, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे, ठीक। आगे देखते हैं। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद व अनेकतवाद हैं, ठीक है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्यिक दर्शन से ग्रहण किया, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कालिंग नरेश, खारवेल, राजपूत राजा
अमोघवर्धन, ठीक है, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री, चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णबेला 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था, ठीक है। गुम्तेश्वर की प्रतिमा का कांस्य मुद्रा है, ठीक है। महावीर के तपस्या के इन मुद्रों में वह अपनी चारों ओर के वातावरण के अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए तथा चींटियों ने मिट्टी में घरौंदे बना दिए थे, ठीक है, बना दिए हैं, ठीक है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंचा है, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन से है, ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निवारण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा के सुप्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनके पिता सुयोधन शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन का संबंध बौद्ध धर्म प्रतीक हो जाएगा आपको, प्रतीक घटना जन्म स्थल जो हो जाएगा, जन्मे थे जब कमल का फूल और सांड, ठीक है। गिरि त्याग किए थे तो आपको घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के हुआ था तो पीपल के वृक्ष हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा तो चक्र हो जाएगा, उपदेश, ठीक है। निवाण पद हो जाएगा चिन्ह और मृत्यु स्तूप हो जाएगा, ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक है। माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। कितने? 7वें दिन। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी को देखे थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ठीक है, जिसे बौद्ध में महाभिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध ने वैशाली के अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार्म कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, ठीक है, जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र का बुद्ध के शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को कंडिडियन, वम्पा, भादिया, महानामा एवं असंगी नामक 5 साधक मिले थे, ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे गए, ठीक है। वह स्थान बोध गया कहलाया। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो बनारस में, ठीक है, ऋषिपत्तनम में दिए, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए थे, ठीक है। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 483 ईसा पूर्व
में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। ठीक है, हो गई। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो मृत्यु के बाद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मल्य अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अवशिष्ट संस्कार किया गया। ठीक है, अद्भुत भारत लेखक LT बसम ने अनुसार 49 दिन तक तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक श्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर में अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, बुद्ध के जन्म की मृत्यु की तिथि को चीनी परंपराओं के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, बौद्ध के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक या अभिव्यय पिटक से प्राप्त होता है। 3 पिटकों की भाषा पाली है। ठीक है, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है, सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, विनय पिटक के संग के शिशु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए हैं। नियमों का संग्रह किया गया है और इनमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किया जाने वाला प्रायश्चितों सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक ने वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तर के समावेश किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। दीर्घ वचन, संयुक्त, अंगुत्तर, कुच्छक बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं में कुच्छक निकाय की 15 पुस्तक में एक है। कुच्छक निकाय में धर्मपद, नैतिक उपदेश और पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। ठीक है, और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की मान्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्ध बुद्ध उपनिषद के लिए बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भिक्षुणी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले की उपासक कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध संघ सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे देखिएगा। बौद्ध संघ में पृष्ठ होने का उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म एवं संघ। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध सभ्यताएं देखिएगा। सभा, समय, स्थल, अध्यक्ष, शासनकाल। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व के पूर्व राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे, अजातशत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति 383 में पूर्व वैशाली आपको सवाकामी का अशोक थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति जो 250 जगह पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुर तृतीय अशोक। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति हो जगह 98 कुंडवन वसुमित्र अशोक घोष कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आदर्श बोधित्व दूसरे कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण
में विलम्ब करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हीनयान का आदर्श आयत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आयत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने शारीरिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोग, दुख निरोधी प्रतिपादन। ठीक है, इन सांसारिक दुखों से मुक्त हुए हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, अर्थात जीवन का मरण चक्र मुक्ति हो जाना। बौद्ध ने निर्वाण प्राप्ति सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। ठीक है, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह, किसी के प्रकार की संपत्ति न रखना। ठीक है, मद से न करना। ठीक है, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। ठीक है, धन संचय न करना, स्त्री से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील का मानना अनिवार्य था। ठीक, बुद्ध ने अध्यय मार्ग में मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता। ठीक है, जातक कथा प्रतिष्ठित करती है कि बोधित्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधित्व के रूप में पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने का शेष सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधर्व शैली के अंतर्गत किया गया। ठीक है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रदेश संभव। गुरु निरपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। ठीक है, इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट देखिए, भारत में उपासक की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभव बुद्ध की थी। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ टाबो मठ जो तपो गांव स्मृति घाट जो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नाम गयाल जो मठ हो जाएगा धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है। हेमी मठ जो हो जाएगा लक्षद्वीप जो जम्मू कश्मीर में है। तिखटे मठ जो हो जाएगा लक्षद्वीप जो जम्मू कश्मीर में। सासुर मठ हो जाएगा लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मिंडलिंग मठ हो जाएगा देहरादून जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं। रूम टेक जो मठ हो जाएगा गंगटोक जो सिक्किम में। ठीक है, तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाम डलिंग मठ जो है मैसूर में कर्नाटक। ठीक है, बोधि मठ जो हो जाएगा बोधगया में जो बिहार में है। ठीक है, आगे देखिएगा। सौ धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? सौ धर्म कहा जाता है। ठीक है, शिव से संबंधित। ठीक है, धर्म का 100 धर्म कहा गया है।
शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव का भाव पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ठीक है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व में भी शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। शिव की पत्नी शव के रूप में पद्म, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। ठीक है, वामन पुराण में 100 संपदा की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। ठीक है, पशु संप्रदायक 100 का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचायतिक कहा गया है। ठीक है, इस मत का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ जो पशुपत सूत्र है। ठीक, श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। ठीक है, आपको जगह कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। ठीक है, काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इन संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूर्यपान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। संप्रदाय संस्थापक आजीवक जो मखलीपुर गोसाल गौर हो जाएगा, अकीवादीपुरम कश्यप हो जाएगा, ये यौजवाद जो आचार्य अजीवित हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा भौतिकवादी जो पक्कुप कच्चा भौतिक दर्शन। ठीक है, अनिर्दिष्टवादी हो जाएगा आपको संजय वेट्य पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इसमें जंगम भी कहा जाता है। ठीक है, यह संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक, शून्य संप्रदाय लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य बासवन को बताया गया है। ठीक है, संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक, देखिएगा।